हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पटना में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों के लिए डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। उसी टेस्ट सीरीज को हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने उपलब्ध करवा रहे हैं। आज यह तीसरा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, वो कौन सी समिति थी? तो इसका उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा साख समितियां। साख समिति जो है भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। वैसा सदन को हम लोग अस्थायी कहेंगे जहां जनता डायरेक्ट आपको चुनेगी और भगाएगी, जैसे लोकसभा और विधानसभा। अपने अपने राज्य में विधानसभा होगा, तो वहां पर विधानसभा में क्या होता है कि जनता चुनती भी है और हटाती भी है आपको। लोकसभा में भी वैसा ही होता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है यह अस्थायी सदन होता है। तो जहां राज्यसभा आएगा वहां तो हट जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा की व्यवस्था है, दिया हुआ है ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। ए नंबर और सी नंबर तो इस तरह कट गया। अब रहा बी नंबर और डी नंबर। देखिए, यहाँ लोकसभा है, यहाँ पर भी लोकसभा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, राज्यों की विधान परिषद। तो देखिए, जिस प्रकार केंद्र में जो अस्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य में जो अस्थायी सदन होगा वो विधान परिषद होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होंगे ना, ये अलग अलग माध्यम से चुने जाएंगे। जैसे 1/3 भाग राज्य के विधान परिषद में जो चुने जाते हैं सदस्य, वो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुन लिया जाता है, और 1/6 आपका राज्यपाल के द्वारा चुन लिया जाता है। उसी प्रकार स्थानीय निकाय, जो जैसा पंचायती चुनाव होता है, तो उसके माध्यम से भी कुछ पार्ट को चुना जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जनता तो डायरेक्ट चुनती नहीं है राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, तो इसको भी हम लोग अस्थायी सदस्य सदन के रूप में मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का डी, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो प्रधानमंत्री बने। पहली बात आप समझ लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आप लोग से क्वेश्चन है, अभी तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जो कभी ना कभी चीफ मिनिस्टर बने थे अपने राज्य में। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं, अब बताइए। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो कभी ना कभी मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर प्रधानमंत्री बन गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे छह प्रधानमंत्री हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो इसी क्रम में देखते हैं कौन कौन वो होते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा नरेंद्र मोदी, एक तो यही हो गया, क्योंकि पहले ये गुजरात के थे, तो मिलान कर लीजिए। ई का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए, ई में 3 नंबर है, देखिए सब में है 3, इस तरह छट नहीं रहा है। अब हम आगे देखते हैं, क्या चौधरी चरण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर थे? एकदम थे। तो ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा, जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जब वह अविभाजित उत्तर प्रदेश के। एच डी देवगौड़ा यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और आगे जाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और आगे जाकर प्रधानमंत्री पद पर बैठे। मोरारजी देसाई ये महाराष्ट्र के, यानी उस समय बम्बई के यह सीएम हुआ करते थे और बाद में जाकर यह प्रधानमंत्री पद पर बैठे। पीवी नरसिम्हा राव यह आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे और बाद में जाकर क्या हुआ, यह प्रधानमंत्री पद पर बैठे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो 1 का 2 कहीं दिया है, 1 का 2 देखिए सी में है और डी में है, यानी आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, बी गलत हो गया। छाटना है हमको उत्तर, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमको छाट लेना है।
ए का तो सही है 2 नंबर। अब हम देखते हैं बी में। बी में क्या, मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई जो थे यह बम्बई, बम्बई यानी मुंबई के थे, ठीक है। तो यानी बी का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर कहाँ है बी में, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, तो ए नंबर तो पहले ही कट गया है, तो डी नंबर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको, ठीक है। सूची 1 में बोला है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो गठन है यह अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है। यानी ए का 5, समान आचार संहिता, यह किस अनुच्छेद के तहत है, वर्णन किया गया इसका, अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 48। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है, अनुच्छेद 50 यानी 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में इसकी चर्चा की गई है। तो उत्तर आइए ए का ई, ए का 5, तो देख लीजिए ए का कहीं 5 है, हाँ दिया हुआ बी में, तो हो गया 20 का उत्तर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में एक चीज नहीं बताएं, यहाँ पर 5 लोग हैं जो प्रधानमंत्री थे, बाद में पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये 5 लोग तो है, हम 6 लोग का बात किए थे। तो छठा व्यक्ति कौन था जो चीफ मिनिस्टर था अब बाद में जाकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे? तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कहाँ के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के, यूपी के ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब बाद में जाकर क्या किए कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, ठीक है। यानी यही 6 लोग हैं जो मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री बोलेगा भारत का जो सबसे उम्र दराज था। तो याद रखिएगा उम्र दराज में कहेगा ना, तो मोरारजी देसाई का नाम याद रखिएगा आप लोग, मोरारजी देसाई का नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे उम्र दराज था, सबसे युवा में कह देगा तो राजीव गांधी। राजीव गांधी तो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन मोरारजी देसाई 81 वर्षों के उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। कहेगा आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जो 2 अलग अलग अवधियों के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे, लगातार नहीं रहा है लेकिन प्रधानमंत्री बना है, लेकिन 2 अलग अलग शिफ्ट में बना है। तो एक तो इंदिरा गांधी का नाम आप याद रखिएगा, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपको याद रखना है। ऐसे मात्र 2 ही व्यक्ति थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन द्वारा, क्या कहेगा, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश की दर्जा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया तो भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए याद रखिएगा जो सिक्किम की स्थापना हुई है कब हुआ है, तो 1975 में सिक्किम का हुआ है, तो लिख लीजिए 1975। डेट पूछेगा तो अप्रैल महीना में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ है, तो फरवरी महीना में हुआ है, और 1987, ठीक है। गोवा का भी इसी वक्त हुआ है 87 में। और छत्तीसगढ़ राज्य का कह देगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है कब, 1 नवंबर को बना है, कब, 2000 में। और झारखंड बना है 15 नवंबर के दिन, कब, 2000 में। तो बताइए भारतीय राज्यों
का निर्माण जो हुआ है कालानुक्रम बनाए, मतलब किस काल में पहले हुआ है उसके हिसाब से आपको सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 75 में सिक्किम राज्य बना, उसके बाद 87 में आपका अरुणाचल प्रदेश बना, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ बन गया, उसके बाद आपका झारखंड बन गया, यानी 4-2-1-3, 4-2-1-3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। यह कौन था व्यक्ति जिसने यह शब्द का यह वक्तव्य दिया। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा कांगो। कांगो जो है एक देश है कांगो, इन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। तो गुजरात का वो कौन सा शहर है जिसको मिला IVF मोबाइल डिवाइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमरेली। अमरेली एक गुजरात का एक शहर है जिसको IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण हुआ। यह अनावरण किसने किया। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर होगा खेल मंत्री भी वर्तमान समय में होगा वही किया होगा। तो यह हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम एस। विक्रम एस जो है यह निजी तौर पर विकसित हुआ है रॉकेट, भारत का यह पहला रॉकेट है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है। तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा। BD मिश्रा जो हैं वर्तमान समय में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 अक्टूबर। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में भारतीय साइंस यानी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां बैठक हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 लोगों को इस बार घोषणा किया गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा जाएगा। याद रखिएगा अभी हाल ही में किसे दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान। तो याद रखिएगा थिरुनदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42 है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बुक है, इसके बारे में आपको बताना है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक के लेखक कौन है। इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बिमर जालाना या जलान।
इसका उत्तर हो जाएगा फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक के लेखक हैं। बोला जा रहा है 13 सितंबर 2022 को 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 2022 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह किस नदी पर यह ब्रिज को बनाया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा, चिनाव। चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय ने बोला है 75 स्थानों पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन कैफे स्थापित करने की मंजूरी दिया है। उसका उत्तर होगा 75। रक्षा मंत्रालय ने 75 जगह पर बोला है कि BRO कैफे आप लगा सकते हैं, अनुमति दे दिया है। विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन बनी? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा फोन पे। फोन पे जो है विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी बनी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है? यह किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है या संबंध को सुधारने के लिए, मजबूती देने के लिए यह घोषणा किया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 को करवाया गया था? अणु से परिचय कौन करवाया था 1986 में? इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा अणु से परिचय जो करवाया है 1986 में उसका नाम है विल्हेम ओस्टवाल्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा अगर समान रहेगा द्रव्यमान तो आइसो बार, अगर समान रहेगा द्रव्यमान तो आइसो बार। इसका उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन जब समान रहेगा क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो हो जाएगा आइसोटॉप, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कहेगा 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? तो किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? याद रखना है कौन सा किरण है जिसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होगा? बीटा किरण, बीटा किरण से। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। विसरण जो है ना, याद रखिएगा किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है दोस्तों एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो एक क्वेश्चन नंबर कथन एक में कहा गया है कि pH जितना ऊंचा होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। नहीं, pH जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ठीक है, ये होगा। pH जितना ऊंचा होगा अम्ल उतना ही दुर्लभ होगा, एकदम सही, यानी कमजोर हो जाएगा।
जितना ऊंचा रहेगा पीएच मान, अम्ल उतना ही कमजोर होगा। ठीक है, पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। नहीं, पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। मतलब कम अगर क्षारक रहेगा 7 से ज्यादा यानी 7-8 के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब क्या हम लोग जान रहे हैं, क्षारक का पीएच मान तो कम है, तो कम है तो यह मजबूत कहलाएगा नहीं। पीएच मान जो है जितना कम होगा तो क्षारक जो होगा वह कमजोर हो जाएगा, जितना कम उतना ही कमजोर हो जाएगा क्षारक। तो ये तो गलत होगा, यहाँ प्रबल का बात कर रहा है। और डी नंबर में बोल रहा है कि पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्लभ होगा। हाँ, यानी कमजोर रहेगा तो कमजोर हो जाएगा। पीएच मान अगर कमजोर है तो क्षारक कमजोर होगा, अगर ज्यादा है वैल्यू पीएच मान का तो इसका मतलब क्षारक मजबूत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये भी सही है, यानी 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आइजीमा, आइजीमा के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं दोस्तों। कथन एक, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बल, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और हम लोग न्यूटन को जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर न्यूटन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, तो हो गया इसका आंसर। बल, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और ये किलोमीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सी नंबर में बोला है कार्य, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो निकाल लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, ये नंबर हो जाएगा इसका उत्तर 30 का। 31 नंबर में कहा गया है एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में 4 अचल और वेग चर होता है, 4 अचल और वेग चर होता है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत है जो काम नहीं करता, याद रखिएगा ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। ठीक है, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत काम कर सकता है। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का कार्य पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है, इसका उत्तर होगा डी। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट उत्तर मारिएगा वास्तविक बड़ा वास्तविक छोटा, वास्तविक बड़ा वास्तविक छोटा ही प्रतिबिंब हम लोग पर्दा पर हम लोग ले सकते हैं, यानी 1 और 2 यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 1-2। एक टेस्ला किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहिएगा, एक टेस्ला को हम लोग लिख सकते हैं 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है मानव जाति मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जाति से जो संबंधित पर्यावरणीय प्रदूषण है वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कहलाएगा मानव जाति से संबंधित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है। चेरनोबिल दुर्घटना, देखिए याद रखिएगा ये जो चेरनोबिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में यह युद्ध हो रहा है, और चेरनोबिल दुर्घटना, चेरनोबिल पर बार बार रूस जो है क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ये एटॉमिक सेंटर है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा परमाणु नाभिकीय दुर्घटना से यह संबंधित है, कैसी दुर्घटना है, नाभिकीय दुर्घटना से यहाँ पर संबंधित होगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है। तो भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है, हेल्थ से है। क्वेश्चन नंबर 40, एरो परियोजना का संबंध है। तो एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो क्या कहिएगा? तो एरो परियोजना का संबंध डाकघर की नई पहचान बनाने से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2004। 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कायांत्रिक चट्टान कौन कौन है इससे निकल सकता है? देखिए, स्लेट कायांत्रिक चट्टान है, सर्पेंटाइन कायांत्रिक चट्टान है, और शिस्ट कायांत्रिक चट्टान है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह कायांत्रिक चट्टान नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, राजस्थान के पिलानी में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक है बहुरूपी गांधी के रचयिता कौन है? बहुरूपी गांधी जो है कौन लिखा है? अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना 1957 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है, वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। डाफर जनजाति, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डाफर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना आपको, डाफर जो जनजाति है वो केरल राज्य से संबंधित है। मेवाती एक नस्ल है, किस जंतु का या जाति का नस्ल है? मेवाती गाय का नस्ल है, गाय का नस्ल है मेवाती। ASCII का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ है लिखा हुआ? ए में देखिए तो अमेरिका जो है, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्शन, यहाँ पे स्पेशल आ गया। तो स्पेशल तो होगा नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब इसका उत्तर हो जाता है यहाँ पे सही। ए नंबर नहीं है, बी में आते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एकदम सही है। ASCII का फुल फॉर्म बी नंबर ऑप्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। किसके अंतर्गत जाया जा सकता है? तो उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित जितना भी विवाद हो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति ने किया था? तो याद रखना है कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की पेशकश किस समिति ने किया था? तो याद रखना आपको, अशोक मेहता समिति। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 275 में जो है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा की व्यवस्था की गई है। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? कौन सा समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखना है आप लोगों को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इधर देश दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है, तो आपको मिलाना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा है जिसका राजधानी सही नहीं है। चलिए, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, एकदम सही है।
हेलसिंकी एकदम सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। बोल्विया की राजधानी लापाज, यह भी एकदम सही है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा क्या है, याद रखिएगा, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर सही है, इथोपिया। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर क्या होगा 55 नंबर का, तो ए सोलेमन द्वीप जो है प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से एक है, सोलेमन द्वीप जो मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए 55 का। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन सा मरुस्थल है, इसका उत्तर क्या होगा कालाहारी। कालाहारी रेगिस्तान यानी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है। कहा कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक देश भूमध्य रेखा से गुजरती है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए, भूमध्य रेखा से कौन सा देश गुजरता है। ये पहले हम बता देते भूमध्य रेखा से गुजरने वाला जो देश है ना, उस देश में कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहली बात तो हम यही देखते हैं, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से गुजरने वाला देश कौन कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं, ट्रिक के माध्यम से आपको इसको याद रखना है। देखिए हम बताते हैं ट्रिक क्या है इसका। यहां लिखिएगा सीबीआई सो गया, सो गया, काका के कमाई पर, के कमाई, कमाई से कह सकते हैं, कमाई से, बस हो गया, इसका उत्तर यही है। देखिए भूमध्य रेखा से, कहां से, भूमध्य रेखा, यहां लिख लीजिए आप नहीं तो कंफ्यूजन होगा। भूमध्य रेखा पर जो देश है, भूमध्य रेखा देश, भूमध्य रेखा पर जो देश है उसके बारे में समझिए। सीबीआई, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील और आई से इक्वाडोर, है ना। सीबीआई ये याद रखना है, सीबीआई, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इक्वाडोर। यह दक्षिण अमेरिका का 3 देश है जो भूमध्य रेखा से होते हुए गुजरता है, ठीक है। सो से सोमालिया, ग से गैवेन, या से युगांडा, का से कांगो, और फिर का से रिपब्लिक ऑफ कांगो, के से केनिया। तो यहां तक जो है केनिया तक, सोमालिया से लेके केनिया तक अफ्रीका महाद्वीप का है देश। क से किरवाती, म से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, से सोआटोम, यह जो है एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। तो यह देश जो है भूमध्य रेखा से होते हुए गुजरता है। तो देखिए ब्राजील है, हाँ है, जाम्बिया और मलेशिया, मौसम मलेशिया भी है, और जाम्बिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा देश गुजरता है, तो यहाँ देखिए जाम्बिया है, इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं। ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, सोमालिया है, गैबन है, युगांडा है, कांगो है, कांगो रिपब्लिक है, केनिया है, किरमाती है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, साओटोन है। तो इतना देश है, लेकिन जाम्बिया तो नहीं है, तो इसलिए ये ए नंबर तो होगा नहीं। बी में आते कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, एकदम कोलंबिया भी है, केनिया भी है और इंडोनेशिया भी है, यानी बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 58 में बोला जा रहा है एक तरफ पहाड़ी है एक तरफ राज्य है, तो इसका उत्तर कौन सा सही है। सही नहीं है। गढ़जात पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा, जो गढ़जात पहाड़ी है, कौन पहाड़ी, गढ़जात, यह गढ़जात पहाड़ी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, एकदम सही है। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, सही है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में, यह भी बात सही है, यानी बी नंबर। मांडवा
या मांड पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 59 में देखते हैं, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है उसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? बी 172 डिग्री 30 मिनट, बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि के एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या होगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी गोलार्ध पर होगा। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है भारत के पर्वत में नहीं है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। तो किस युग में हुआ? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है क्रिटेशियन युग में। उत्तर हो जाएगा ए। नदी को जो है अवरोही क्रम में बताना है लेंथ के हिसाब से, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महा, फिर ताप्ती। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय में अवस्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क यह शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय में स्थित है, यानी डी, उत्तराखंड में पड़ता है फूलों की घाटी चमोली। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटलाइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथन में से कौन है जो लेटलाइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है। लेटलाइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता है। लेटलाइट मिट्टी जो होता है उसमें उर्वरता कम होती है और अपक्षारितीय मिट्टी होती है, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में की मिट्टी होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मैथ। यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों, टीम और जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। तो यहाँ लिख लीजिए, कल हम मैथ का डिस्कशन नहीं किए तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मैथ का डिस्कशन कर दीजिए। तो ठीक है, हम जब सेट स्टार्ट होगा उसी सेट का जो मैथ रहेगा उसी वक्त हम आपको बता देंगे। तो आइए 65 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, टीम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, कारीगर है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में करता है। तो टीम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं आपको, टीम और जोया, हम लोग जानते हैं इधर इफिशियंसी लिखते हैं, यहाँ दिन लिखते हैं कि कितना दिन में काम किया। टीम का तो निकालना ही है कितना दिन में काम किया, तो जोया का भी नहीं मालूम है। टीम जो है ना जोया के तुलना में 3 गुना, यानी जोया अगर एक इफिशियंसी से काम करता है तो टीम 3 गुना इफिशियंसी से काम करता है। तो यहाँ 3 लिख दिए किए। यह दोनों मिलकर 75 दिनों तक काम किया, यानी प्रतिदिन इन दोनों मिलकर अगर काम करता है तो 4 काम प्रतिदिन करता है। तो 75 दिन में ये टोटल काम कितना कर लेगा? 75 से गुना कर देंगे, यानी 300 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 300 हो गया। अब क्या बोला है? 300 काम हो गया टोटल का, कि टीम और जोया, टीम जो है 3 गुना काम करता है जोया की अपेक्षा, है ना, एक दिन में, प्रत्येक दिन, यानी इफिशियंसी दे दिया है। दोनों को जोड़े, एक दिन में यह दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 4 काम करेगा। यहाँ 75 दिन में काम करवाना, यानी 300 काम करेगा। तो टीम कितना दिन काम करेगा? 3 से भागा दे देंगे 300 को, तो 100 दिन। तो इसका आंसर हो गया 100 दिन। देखिए 100 दिन का है, बी नंबर में 100, इसका उत्तर हो जाएगा ए बी। छियासठ नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। आप लोग ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। यदि ए और बी में प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपया हो तो ए और बी का मासिक आय
के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो आय होता है ना, इनकम, वो होता है मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, और किसका, सेविंग का होता है, योग के बराबर होता है क्या, इनकम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आय दिया हुआ है 4 और 5 रेशियो में, 4x और 5 में दिया हुआ है, और ये लोग क्या कर रहा है, 1200 रुपया प्रत्येक में बचत मतलब खर्च कर रहा है। तो खर्च इधर कर दिए हैं, 1200 रुपया ये भी खर्च कर दिया, और यह भी 1200 रुपया खर्च कर दिया। तो इसका सेविंग कितना के रेशियो में रह गया, 14:19 के रेशियो में रह गया, 14:19 के रेशियो में रह गया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा बताइए। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका क्या आएगा, x का वैल्यू, तो याद रखिएगा 1000 आएगा, 1000 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 19 को 4 से गुना करिए तो 19 चौके 76x, और 19 को 12 से गुना करिए, 19 को 1200 से, तो कितना आएगा, 22,800 आएगा। अब बराबर देकर फिर 5 को 14 से करिए तो 14 × 70, और 14 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,800 आ जाएगा। जब 16,800 को घटा देंगे 22,800 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000, इधर 76 और उधर 70 घटा देंगे तो 6 काट देंगे तो 1,000 नहीं आ जाएगा, x इक्वल टू, तो आ गया x इक्वल टू 1,000। तो यहाँ क्या बोला है, ए और बी के मासिक आय के बीच का अंतर, ए और बी का मासिक आय क्या है, 4:5 के रेशियो में अंतर बोला, तो दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है। तो 1x इक्वल टू 1,000, मतलब 1x, x का वैल्यू 1,000 है, तो 1 × 1,000 यानी 1,000 हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो गया इसका उत्तर। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 थी, x को जोड़ने पर पांचों का वर्तमान आयु 49 हो गया, तो x का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं ABCD यानी 4 गो का कितना हो गया, 45 है औसत आयु, तो 45 इंटू 4 करिए, कितना आ जाएगा, 90 यानी 180 आ जाएगा। ये 180 क्या है, ABCD का औसत आयु नहीं है, ABCD का आयु का योग हो गया। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले था, तो चारों में 5-5 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ना होगा, और हाँ तो इसमें 20 जोड़ दीजिए तो वर्तमान में आ जाएगा, तो पूरा पूरी कितना हो गया, 200 हो गया। हाँ अब देखिए जब x को जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी ABCD में x को जोड़ दीजिए तो 5 जब आदमी हो गया, तब उसका वर्तमान में क्या हो गया, 49, यानी 49 इंटू 5 से गुना करने पर कितना आता है, 9 × 5 = 45, 5 × 4 20 × 4 = 24, 245 आ गया। तब ये ABCD का वैल्यू है, ये ABCD x का वैल्यू है, घटा देंगे तो कितना आएगा, 45 नहीं आएगा, यही 45 साइज का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस रीजनिंग दिया हुआ है, इस रीजनिंग का आंसर निकालना है आपको। देखिए जब 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 69 आएगा, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 91 आएगा, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे, सबका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 + 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़ेंगे तो 40, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 40 25 65 हो गया, 65 बी हो गया आंसर। देखिए a + b जब जोड़ का चिन्ह है तो इसका अर्थ क्या हो गया, a बहन है b की, और a - b का अर्थ क्या होगा, तो a बेटा है b का, और a × b का अर्थ क्या होगा, a पिता है b का, और a भागा b का अर्थ क्या होगा, a भाई है b का। ठीक है, तो आइए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। देखिए s × m इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ बनाते हैं आपको, s × m, s जो है ना भैया पिता है किसका, m का, यही ना बोला है s × m। देखिए यहाँ s मानिए, इसको m मानिए, ठीक है, तो s पिता है m का, जहाँ a है पहले में a है, यहाँ पे s है पहले में, तो यानी s पिता है m का, तो ऊपर दे दिए प्लस, लड़का रहेगा तो प्लस दीजिएगा, और लड़की रहेगी तो माइनस, पिता है तो यहाँ लिख लो f का मतलब फादर। ठीक है, दूसरा में देखिए m भागा u, m भागा u यहाँ पे देखेंगे, यानी m जो होगा ना भाई है b का, मतलब u का, m भाई है यानी भाई यानी प्लस हो गया, केकर भाई है, u का भाई है, भाई यानी b ब्रदर, केकर u का भाई है, बोला ठीक है। अब देखिए u + l इसका मतलब क्या है, u जो है बहन है
एल का ये बहन है निगेटिव दे दी यहाँ पर, केकर बहन है, एल की बहन है, यहाँ पे आओ एल के बहन हो गई सिस्टर, एस दे दिए। अब देखिए एल इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एल पिता है बी का, मतलब एल पिता है जेड का, यहाँ पे एल पिता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब भैया पिता हो जाएगा फादर केकर जेड का, और जेड अब आई, जेड माइनस आई है, तो जेड माइनस आई यानी जेड बेटा है आई का, तो जेड बेटा है आई का, यानी बेटा है केकर बेटा है आई का, एक बेटा हो गया, यानी औरत मर्दाना नहीं हो गया, एल ई नेगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या बोला, एल किस प्रकार संबंधित है आई का, तो एल मर्दाना हो गया, मर्दाना यानी पति हो गया किसका, आई का, तो हो गया मान लो पति, यानी डी नंबर हो गया इसका उत्तर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, कुछ नहीं करना है इसमें, 3 7 ये दिया हुआ है, ये सीरीज है, इस सीरीज का उत्तर क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, 3 को जब 1 में गुना किए तो 3 आया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 आया, 6 को 3 से गुना किए तो 18 छतिया था, फिर 4 से गुना किए तो 72 आया, फिर 5 से गुना किए तो 360 आया, है ना। उसी तरह इसमें देखिए 7 से 8 में क्या हुआ, 1 जोड़ दिए तो 8 आ गया, 8 से 10 करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 13 नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा 10, ऑप्शन नंबर डी। मांगसा धूला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा मांगसा धूला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है दोस्तों, याद रखिएगा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, किसके द्वारा होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण मियोसिन द्वारा होगा, याद रखिएगा मियोसिन द्वारा होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण बाहरी त्वचा का काम नहीं है भैया, पौधे का बाहरी त्वचा से नहीं होता है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला जा रहा है दोस्तों, एक तरफ बीमारी दे दिया है और किस कारण हुआ है वो बताना है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कोरेला नामक जीवाणु से आपका हैजा होता है, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से आपका प्लेग होता है, तपेदिक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है तपेदिक, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से होता है आपका टाइफाइड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है, कौन कंपोजिटी कुल का पौधा है दोस्तों, तो सूर्यमुखी, सूर्यमुखी जो है कंपोजिटी कुल का पौधा है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डीएनए परीक्षण किया गया था, किसके द्वारा डीएनए परीक्षण किया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एलेक जेफ्रीज द्वारा जो है डीएनए परीक्षण किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों, प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्त्रव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग का दूध स्त्रव होता है, किस नाम से जाना जाता है, कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रीकॉरियस प्यूबर्टी कहा जाता है। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को प्रीकॉरियस प्यूबर्टी कहा जाता है।
मेलाटोनिक हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रीनियर ग्रंथि द्वारा मेलाटोनिक हार्मोन की उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला जा रहा है प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके पौधे 81 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। जेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ शासक है और उसका उपाधि दिया हुआ है, ये मिलान करना है। अशोक को कौन सा नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शनी। अशोक जो है उपाधि लिए हुआ था प्रियदर्शनी का। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है ये कौन सा उपाधि लिए हुआ था? प्रक्रामक, पराक्रमा, पराक्रमांक का उपाधि लिए हुए था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि लिए हुए थे और स्कंदगुप्त क्रमादित्य का उपाधि लिए हुए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? स्थल है और वस्तु है। लोथल, लोथल से क्या मिला है? तो देखिए लोथल से आपका नाव के चित्र और मॉडल मिले, एकदम सही है। चंदहुंद्रो से अलंकृत हाथी का चिन्ह मिला है, एकदम सही बात है। बनमाली, बनावली, बनावली से आपको जौ मिला है, यह भी सही है। लेकिन सुटकोटा से धान की भूसी मिला है, यह एकदम गलत है। तो कौन मिलान गलत है? यह मिलान गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है उत्तर। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो उत्तर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम मिलता है। अनात्म, अनात्मवाद सिद्धांत है किससे संबंधित है? अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। शाहजी ने किससे पूना का जागीर लिया था? शाहजी ने पूना का जागीर जागीर किससे प्राप्त किया था? आदिल शाह से लिया था। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण किया था? तो याद रखिएगा सैयद उस सलातीन का उपाधि फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने उपाधि धारण किए हुए था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? यह कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। 89 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, वह कौन सा आंदोलन था जो किसान आंदोलन था भारत में जो सबसे पहले हुआ? बिजोलिया, बिजोलिया आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बीना का एक कुशल वादक था, यानी बीना बजाता था कौन? औरंगजेब। 92 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ है, एकदम सही बात है। फकीर विद्रोह जो हुआ है आपका बंगाल में ही हुआ है। मोपला विद्रोह केरल नहीं दे रहा है तो मालाबार तट, तो मालाबार तट दे रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा मालाबार, सही है। तेभागा आंदोलन देखिए असम में हुआ नहीं, तेभागा आंदोलन जो है ना बंगाल में हुआ है दोस्तों, बंगाल में हुआ है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है सी। और रामोसी विद्रोह हुआ है पश्चिमी घाट में। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मदन मोहन मालवीय को महामना का पदवी या उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था मदन मोहन मालवीय को
महामना का उपाधि। लघु वेद की संज्ञा तामिल ग्रंथ में किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है? तो इसका उत्तर आप क्या मारिएगा? कुलर। कुलर जो है ना, यह तामिल ग्रंथ है और इसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जिसको कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। साबुन ग्रीस को हटाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो साबुन ग्रीस को हटाएगा पाइसीकरण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगस्त का जो काल है रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है।